हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारे चैप्टर है वो है चैप्टर 8 जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। और ये हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे 4 टॉपिक इस चैप्टर के, और आज हम आगे के 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टोटल टॉपिक थे 7। तो आज के पार्ट 2 में हम आगे के 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। तो आई होप आपको पार्ट 1 आपने देखा भी होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पार्ट 1 को देखकर बहुत अच्छे से समझिएगा, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। और यहाँ से सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो इन वीडियोस को, इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर 8 जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा, जिसमें हमने आगे के 4 टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। तो ये है हमारा पार्ट 2 और इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 5, 6 और 7। टॉपिक 5 है जल को तीव्र या धीमी गति से कैसे वाष्पित किया जाता है। तो इसमें हम जल के वाष्पन की जो प्रक्रिया है उसको और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, और जल का शीतलन प्रभाव क्या है, कैसे शीतलन प्रभाव कैसे होता है, हम इसे भी बहुत अच्छे से समझेंगे। बादल कैसे वर्षा करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा बादल कैसे वर्षा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 5 जल की तीव्र या धीमी गति से कैसे वाष्पित किया जाता है। जल को कैसे वाष्पित करते हैं, हमने वाष्पीकरण के बारे में सीखा है। आइए और इसे और अधिक जानते हैं। अपने आसपास अवलोकन करना है और कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो प्रभावित करती हैं जल को कितनी तीव्रता से वाष्पित होगा। ठंडे दिन की तुलना में गर्म दिन में आप वाष्पीकरण में क्या अंतर देखते हैं, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। पंखा, कपड़े सूखना और पसीना आना, तीव्र हवाओं वाला दिन, गर्म दिन, बरसात का दिन। आइए जानते हैं हमने कौन सी परिस्थितियां समान रखी, हमने इस अन्वेषण में क्या परिवर्तन किए और हमने क्या मापा। आइए जानते हैं। इस अन्वेषण से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जब आप प्लेट में जल को फैलाते हैं तो वायु के संपर्क में अधिक आता है, इसलिए इसका वाष्पीकरण क्या होता है, तीव्र हो जाता है। तो जो हमारा जल होगा वो जितने बड़े एरिया में होगा, जैसे कि प्लेट में जल फैलता है ना, तो हमारा वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है, वायु के संपर्क में अधिक आता है। तो जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करने वाली अन्य कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करती हैं, इस क्रियाकलाप में हम क्या परिवर्तन करेंगे। सूर्य के प्रकाश एवं छाया में जल का वाष्पीकरण किस तरह से होता है। छाया वाले स्थान पर रखे ढक्कन की तुलना में सूर्य के प्रकाश में रखे हुए ढक्कन से जल तीव्रता से वाष्पित हो जाएगा। तो जल जितना धूप में रहेगा, गर्म दिन में जल की जो वाष्पीकरण है वो तीव्रता से होता है, और ठंडी या छाया वाली जगह में जल का वाष्पीकरण धीमा होता है। प्रायः तेज धूप वाले दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यानी कि वाष्पीकरण तेज होता है। तेज हवा वाले दिन भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। जिस दिन तेज हवा चलती है उस दिन भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ये प्रायः देखा गया है, तेज हवा वाले दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हवा की गति बढ़ने से क्या होता है, जल के वाष्पित होने की तीव्रता भी बढ़ जाती है। प्रायः यह भी देखा गया है कि बरसात के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं। बरसात के दिन पानी धीरे धीरे वाष्पित होता है। यदि वायु में जल की मात्रा पहले से ही अधिक है, यानी कि आर्द्रता अधिक है, तो जल मंद गति से वाष्पित होगा। तो कब जल तीव्र गति से वाष्पित होगा, जब धूप होगी और हवा बहुत तेज चलेगी। और मंद गति से जब वायु में जल पहले से उपस्थित होगा, यानी कि आर्द्रता होगी या बरसात का दिन होगा, तो क्या होगा कि वाष्पीकरण जल का बहुत धीमे होगा। बरसात के दिनों में वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए बरसात के दिन अधिक आर्द्र होते हैं। तो क्या होता है, बरसात के दिन बहुत अधिक आर्द्र क्यों होते हैं, वहाँ पे नमी की मात्रा या वायु में जल की वाष्प की मात्रा अधिक होती है। यदि आप बरसात के दिन कपड़े सुखाना चाहते हैं तो आप इन्हें तेजी से कैसे सुखा सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 6 है, शीतलन प्रभाव। शीतलन प्रभाव क्या होता है। आवे की माँ ने पीने के जल
रखने के लिए स्टेनलेस स्टील के बर्तन की जगह क्या यूज़ किया? मिट्टी का मटका खरीदा। विद्यालय से लौटने पर आवी ने मिट्टी के मटके पर ध्यान दिया कि उससे जल पिया। जल पीकर आवी आश्चर्य व्यक्त करती है और पूछती है कि मिट्टी के मटके में जल इतना ठंडा क्यों है? मैंने जल को स्टेनलेस स्टील के बर्तन में कभी ठंडा होते नहीं देखा। आपके विचार का मतलब जो आवी है वो कहती है कि जो स्टील का बर्तन है ना, उससे ज़्यादा ठंडा जल होता है मिट्टी के बर्तन में। तो इसका क्या कारण है? अब मैं समझ सकती हूँ कि पंखे के नीचे बैठने से हमें ठंडक क्यों अनुभव होती है। पंखे की हवा पसीने को वाष्पित करती है और हमें क्या करती है? ठंडा अनुभव में करने में मदद करती है। जल बर्तन की सतह से बाहर रिसता है और वाष्पित हो जाता है, जिससे जल पर शीतलन प्रभाव पड़ता है। शीतलन प्रभाव के अन्य उदाहरण भी है। देखिए मटके में जल क्यों ठंडा रहता है, तो इसका शीतलन प्रभाव के कारण क्या होता है? जल मटके में ठंडा रहता है क्योंकि वो जल बर्तन की सतह से बाहर थोड़ा थोड़ा रिसता रहता है और वाष्पित हो जाता है, जिससे जल पर शीतलन का प्रभाव पड़ता है। जब आपने अपने हाथों में सैनिटाइजर लगाते हैं और तो आपको कैसा महसूस होता है? गमलों के पॉट कूलर को ठंडा होने के लिए 4 से 5 घंटे का समय देना है। यह समय सीमा कई स्थितियों में प्रभावित हो सकती है। अवलोकन करना है और चर्चा करना है कि गमलों के अंदर शीतलन प्रभाव कैसे पैदा होता है। कूलर में रखे फलों और साग भाजी की ताजगी की जांच के लिए उनका एक सतह पर प्रतिदिन अवलोकन करना है। रेत नम रखने के लिए नियमित रूप से उस पर जल छिड़कना है। तो इस तरीके से बहुत सारी गतिविधियाँ दी जाती हैं एनसीईआरटी में। तो ये एक सुराही है जिस पर शीतलन प्रभाव बताया गया है। हम क्या करते हैं कि ग्रीष्म काल में सुराही का उपयोग जल को ठंडा रखने के लिए करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक नंबर 7 होगा और लास्ट टॉपिक है बादल हमें वर्षा कैसे देते हैं। संघनन जल को पृथ्वी की सतह पर वापस लाने के प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने भी संघनन के बारे में पढ़ा था। ओस की बूंद और गिलास के बाहर जो बूंदें जम जाती हैं वो संघनन के कारण ही होती हैं। जैसे जैसे वायु धरती की सतह से ऊपर उठती है तो ये ठंडी होती जाती है। यह एक निश्चित ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें जल उपस्थित जलवाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों में जल कणिकाओं के रूप में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। फिर क्या होता है? जो कि आमतौर पर धूल के छोटे कणों के आसपास बनती हैं। ये छोटी जल कणिकाएं वायु में तैरती रहती हैं और बादल के रूप में क्या होता है? दिखाई देती है। तो छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं और वो जल कणिकाएं बन जाती हैं और जो कि वायु में तैरती हैं और तब वो हमें बादल के रूप में दिखाई देती हैं। तो बहुत सी जल कणिकाएं हैं जो आपस में मिलकर जल की बड़ी बूंदें बना देती हैं और इनमें से कुछ बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे गिरने लगती हैं। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में ये ओले या हिम का भी रूप ले लेती हैं और फिर ओले गिरते हैं। जल वाष्प युक्त वायु या वायुमंडल पृथ्वी के आसपास की हवा पतली परत में ऊपर क्यों जाती है? जैसा कि हम जानते हैं हल्की गैसों में भरे गुब्बारे वायु में ऊपर उठ जाते हैं। इसी प्रकार जल वाष्प वायु से हल्की होती है जिसके कारण यह ऊपर उठती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि वर्षा कैसे होती है। आवी वर्षा का आनंद लेती है और एक कविता रचती है। तो आवी भी वर्षा का आनंद लेती है और एक कविता रचती है। जल की बूंदें आसमान में फिरे, सोचे धरती से कैसे मिले, वाष्पवन वायु में घूमे, बादल वर आसमान में झूमे। तो इस तरीके से ये बारिश पे उसने कविता लिखी है। तो एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। झील, समुद्र, नदी, भूजल, वाष्पीकरण, संघनन, हिम वर्षा। आपने इस तरीके से जो जल की अवस्थाएं थी और गति में जो परिवर्तन था वो सब कुछ इस चैप्टर में डिस्कस किया। अब आगे देखते हैं जल महासागरों और पृथ्वी की सतह से जल वाष्प के रूप में वाष्पित होकर वायु में जाता है। वर्षा ओलों और हिम के रूप में वापस लौटता है, अंत में बहकर महासागरों में चला जाता है। जल के इस प्रकार के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जल चक्र। जल चक्र क्या होता है कि जल पहले क्या होता है? वर्षा और ओलों और हिम के रूप में वापस लौटता है। कहाँ से? महासागरों से।
पृथ्वी की सतह से जल वाष्प रूप में वाष्पित हो जाता है और फिर वर्षा ओलों के रूप में वापस पृथ्वी पर लौट आता है। इस चक्रण को क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों और जानवरों व मनुष्यों के उपयोग के योग्य है। अधिकांश भाग जल महासागरों में है। इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जाता है। हम जल का उपयोग पीने के साथ साथ अन्य कई गतिविधियों में के लिए भी करते हैं। बढ़ती जनसंख्या के साथ जल का उपयोग करने वाले सभी लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। जल की बढ़ती मांग के कारण विश्व के कई भागों में जल की कमी हो रही है। अतः यह बहुत आवश्यक है कि हम सभी जल का बुद्धिमानी से उपयोग करें और इसे व्यर्थ होने से बचाएं। आइए हम जलाशयों को प्रदूषण मुक्त कैसे रखते हैं, प्रकृति की अमूल्य संपदा, इन सब के बारे में भी हम विस्तृत जानकारी लेंगे। तो ये चैप्टर होता है यहाँ पर फिनिश। तो यहाँ पर आपने बहुत सारी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिस्कस किया होगा। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर की समरी, जिससे हमारा होता है पूरे चैप्टर का रिवीजन, वो हम बिल्कुल भी स्किप नहीं करते। टेट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ की समरी से आ जाते हैं, जो जब हम रिवीजन करेंगे, जब हमारा सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम इन सभी समरी को एक साथ एक ही वीडियो में रिवीजन करेंगे, तो बहुत अच्छे से हमारा रिवीजन होगा। जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं या वाष्पन कहते हैं। जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कह देते हैं, जो गिलास वाला और ओस की बूंद वाला जो एग्जाम्पल था आपने पढ़ा था। जल विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है। जल की कौन कौन सी अवस्थाएं हमने पढ़ी थी? ठोस, द्रव और गैस। हमने यह भी पढ़ा था ठोस और द्रव और गैस के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं और यह कैसे परिवर्तित हो जाता है। तापन व शीतलन करने पर जल अपनी अवस्था बदल देता है। हमने यह भी बहुत अच्छे से पढ़ा था कि शीतलन मटका का पानी किस कारण ठंडा होता है? तो शीतलन प्रभाव होता है। परिस्थितियां जो वाष्पीकरण को तीव्र व धीमा बना देती, वे संपर्क का क्षेत्र, नमी, हवा की गति इत्यादि। वाष्पीकरण से शीतलन प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। वायु में शीतलन प्रभाव कैसा उत्पन्न होता है? वाष्पीकरण से उत्पन्न होता है। वायु में विद्यमान जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाता है, जो बादल जैसी दिखाई देती हैं। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा करती हैं, हिम अथवा ओले के रूप में भी गिरती हैं। तो आई होप आपको चैप्टर 8 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको टोटल 7 टॉपिक, इस चैप्टर में हमने टोटल 7 टॉपिक डिस्कस किए। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।